नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हथौड़ी इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या, ग्रामीणों में काफी आक्रोश, है तनावपूर्ण माहौल। पिलखी के एक नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत के बाद भारी बवाल, डिलीवरी के लिए एक दिन पहले हुई थी एडमिट। और शहादत दिवस पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। सेंट्रल जेल के फांसी स्थल पर नमन करने पश्चिम बंगाल से मुजफ्फरपुर पहुंचे परिजन, नहीं मिली इजाजत। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ग्रामीणों ने काफी हंगामा भी किया। मृतक हथौड़ी के पकड़ी गांव निवासी सिकंदर सहनी के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और आक्रोशितों को शांत कराते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए सर, ये गए थे बहन ने अपना। अच्छा। ये वहाँ से मोबाइल देकर आ रहे थे। आने समय ना इनको साँझ हो गया, तो ये आ रहे थे तो वहाँ पे मुसहर लोग ना। क्या नाम हुआ मृतक का? क्या नाम हुआ इनका? ये लड़का का जो इनका नाम हुआ सिकंदर साहनी। अच्छा। पिताजी का नाम हुआ विश्वनाथ साहनी। अच्छा, तो घटना कैसे, क्या है घटना? घटना यही है कि ये आ रहे थे ना, ये वहाँ पे एक बाड़ी, वहाँ पे सोए थे 40 पे। उसके बाद यहाँ खबर है कि वहाँ पे आपका लड़का ले आई। ये लोग गया लाने, इनको मार उड़ के ना उसे रोडे पर छोड़ दिया हुआ मुसहर लोग। वहाँ पे गए, ये लोग उठा के हॉस्पिटल भाग के आया। पहले आया तो ये डेट थे, अब डेट पे यहाँ लाए, तो अब यहाँ पोस्टमार्टम होगा। किसी पर शक भी है? शक यही है कि अब वो लोग क्यों मारा इसको? इनका किसी से कोई विवाद भी, झगड़ा भी था क्या इससे पहले? उधर में इनसे झगड़ा किसी से नहीं। अच्छा, तो ये घटना कल कितने बजे हुई है? कल हुए 5-6 बजे का काम है। तो ये 5 बजे कहाँ पर माने इनका बॉडी पाया गया? वही मुसहरी टोला में। अच्छा। वो बाजू में घर है सबका। अच्छा। घर के सामने ही रोड पे इनका ऐसे लंगे उंगे करके मारा था। और इसको साड़ी पहना के इसका नदी में फेंकने उगने का काम कर रहा था। अच्छा। लेकिन फेंक नहीं पाया, आदमी पहुंच गया, वहाँ का लेडीज है ना ही हंस रहा था। तो ये लोग अपना उठाया, गाड़ी में लादे लेके भागे हॉस्पिटल। लड़का हमारे लड़का के साथ गए अथी देने के लिए मोबाइल। अच्छा। दीदी के पास, दीदी से मोबाइल दे के आए। ये बच्चा तो इसको कहा कि हमको बुखार बहुत हो चुका है, तो हमको इसी तरह बलजीत उतार दो। हमको लड़का के बोला तो इसी तरह उतार दो बलजीत। तो लड़का हमको बोला ठीक है। तो हम घरे आया, बोला चाची से भैया के सुखिंदर के लाने तू लोग चलो, तो भैया के बहुत बुखार है। अच्छा। तो चलो, तो दीदी कहलकिन कि से हो सूत रही तो अबे करते, कहलकिन अपना भाषा में अबे करता थी। तो आजकल से रोज आ गेलखिन, तो उनका मार पीट के न चड्डी रहे न पैंट रहे, कुछ भी ना रहे, न शर्ट भी दे में, साड़ी पहिरा के। अच्छा। और कोना में लड़का के तो ऐसे कराई ना। अच्छा। वो लड़का बा माने प्राण भगई। तो 70 से खोज के जब हमारा लड़का आया ना, कथी कह। अच्छा। ये चाची रुकता गे कथी कह रही है। जब लड़का हमारे देखे आए थे ना, तो शौकीनदार ऐसे कहले आ पलक उलक ना खुलल है, पलक उलक ना खुलल है। तब
तब हंसोट बसोट के हमार लड़का कन्हा पर ध लेलक, कन्हा पर हमार लड़का उठा के ध लेलके, वहे लेके अल आ लपते लपते तो माँ है उसको साथ है, हमारा लड़का के साथ माँ भी है साथे से। जब लाया उसको लड़का के तो लपते लपते दुर्गा मंदिर था यहाँ नरकटिया में है जी जी। तो वो बोला कि एक बोली उसको नाम बोला से वही मार दिया प्राण छूट, लेके बोली बोल ले। अच्छा। नंदलाल सिर्फ मुँह का मुँह से निकल नंदलाल। हाँ। वो लड़का के दुर्गा स्थान प्राण देख कर गया। बोलती ना बहन यहाँ से बेसी से आया था। अच्छा। उस जंग ने लड़का पुनर्वाड़ा में उतर गया। हाँ। वो सत्तन को अरे नंदलाल माझी का दरवाजा पर उसी जंग जो है ये घटना मारपीट की। मृतक का क्या नाम हुआ? लड़का का नाम सुकिंदर सहनी। अच्छा। आप उनके कौन है? हम पिताजी है। तो क्या हुआ, मैंने ये घटना उनसे किसी का झगड़ा बुरा भी हुआ था? 7 बजे हाँ। के करीब टाइम में अच्छा। वो लड़का उसी जंग उतर गया। हाँ हाँ। वो उसी जंग यही घटना है जो मारपीट करके उसका बेकार कर दिया। किससे घर मैंने लड़ाई हुई है इनकी? लड़ाई हुई है नंदलाल माझी। अच्छा। हाँ नंदलाल तो माझी। ये क्या करते थे? ये उधर से बहन यहाँ से ना ना, ये काम क्या करते थे ये? काम है राजमिस्त्री का काम। कौन जी? राजमिस्त्री मकान उकान। अच्छा अच्छा, मकान का काम करते थे ये। लेबर थे। तो किसी को बात को लेकर उनसे झगड़ा मैंने हो गया था क्या? ना ही कुछ तरह का झगड़ा नहीं। तो ऐसे ही मैंने दोनों में लड़ाई हो गया? हाँ ऐसे मार दिया उनको रास्ते में। अच्छा। देश की आजादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदलकर रख दिया था। एक ऐसा ही नाम खुदीराम बोस का भी है, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को आज के ही दिन महज 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी सरकार उस वक्त खुदीराम बोस की निडरता और वीरता से इतना डरी हुई थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। अपनी वीरता के लिए पहचाने जाने वाले खुदीराम हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। देश को आजादी दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वह 9वीं में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खुदीराम बोस की निडरता और आजादी के लिए उनके जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे। हालांकि सिर्फ 2 महीने के बाद उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया था। इसके 2 महीने बाद वह फिर से पकड़ लिए गए थे। कई देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम बोस ने अपनी साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया। लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उनकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं, कैनेडी और उनकी बेटी सवार थी। इस हमले में किंग्सफोर्ड की जगह दोनों महिलाएं मारी गई, जिसका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को काफी अफसोस हुआ था। इस हमले के बाद खुदीराम बोस अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और अंग्रेज पुलिस पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। एक बार अंग्रेजों ने वैनी स्टेशन पर खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र को घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। इसके लिए मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। गौरतलब है कि अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर हर साल 11 अगस्त को उनके फांसी स्थल पर एक बड़े समारोह का आयोजन होता है, लेकिन पिछले और इस साल कोरोना वायरस के कारण उनके बलिदान दिवस पर किसी समारोह का आयोजन नहीं किया गया। सादे समारोह में जेल प्रशासन ने अमर शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चंदवाड़ा स्थित अमर शहीद खुदीराम बोस की चिता भूमि पर चिता भूमि बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खुदीराम बोस चिता भूमि बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण प्रशासन के द्वारा इस बार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया गया है।
समिति के सदस्यों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अमर शहीद की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर फूल माला चढ़ाकर अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किया है। जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज का दिन मुजफ्फरपुर की धरती पे बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ये तारीख भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और मुजफ्फरपुर के शहर के लिए पल गौरव का इसलिए है कि यही वो स्थान है जहाँ पर शहीद का अंतिम संस्कार हुआ था, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आज शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज शहीद खुदीराम बोस के पुण्यतिथि पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया है। अमर शहीद खुदीराम बोस शहादत दिवस पर AIDSO की ओर से कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहादत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान AIDSO के सदस्यों ने अमर शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संगठन के जिला सचिव लाल बाबू राय ने बताया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद खुदीराम बोस के बताए हुए मार्ग पर आज तक की कोई सरकार न चली है और लगता है न चलने वाली है, जिसे लेकर शहादत दिवस पर AIDSO के सदस्यों ने शहीदों के बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया है। आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान नायक अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस मना रहे हैं। इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार कमरेड शिवदास घोष के हाथों से बनाई गई छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO और युवा संगठन ऑल इंडिया DYO के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला कार्यालय मोती झील से हम लोग जुलूस निकाल कर आए हैं और यहाँ पर शहादत दिवस मना रहे हैं। खुदीराम बोस का सपना था कि ऐसा समाज बने जहाँ एक भी व्यक्ति दवा के अभाव में नहीं मरे, एक भी व्यक्ति अनाज के अभाव में नहीं मरे, किसान अपनी फसलों के दाम के लिए आंदोलन ना करे, किसानों की आत्महत्या ना हो। ये तमाम जो देश में कुरीतियाँ हैं, महिला उत्पीड़न, रोजगार, तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेज चले गए, लेकिन आज देश में अपने ही लोगों द्वारा शासन किया जा रहा है, फिर भी ये समस्या मौजूद है। इसका मूल कारण है इस देश में जो व्यक्ति मुनाफे पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था को बगैर ख़त्म किए इससे मुक्ति नहीं पाया जा सकता है। खुदीराम बोस का सपना था, वो आज तक अधूरा है। उस सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी आज हम नौजवानों के कंधे पर है। लेकिन आज नौजवानों के नीति, नैतिकता और मानवीय मूल्यबोधों को गिराने के लिए अश्लील सिनेमा, साहित्य और नंगे विज्ञापन और शराब को धड़ल्ले से परोसा जा रहा है, ताकि नौजवान खुदीराम बोस के आदर्श को और विचारधारा को नहीं समझ सके। लेकिन हम लोग इस शहादत दिवस के मौके से छात्र नौजवानों के बीच इनके विचारों को ले जाने के लिए, इनके जीवन संघर्ष को ले जाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद खुदीराम बोस की 113वीं बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा और शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही शहीद खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम खुदीराम नगर एवं शहीद प्रफुल्ल चंद चाकी के नाम पर मुकाम रेलवे स्टेशन का नामकरण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा के द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा द्वारा सर्वप्रथम शहीद के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर हम लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम खुदीराम नगर किया जाए, मुकामा स्टेशन का नाम शहीद प्रफुल्ल चंद चाकी के नाम पर किया जाए और शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाया जाए। नागरिक मोर्चा 35 वर्षों से शहीद के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन करती है। आज जिला प्रशासन एवं नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में सुबह 8 बजे शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार, सिटी SP राजेश कुमार, नगर आयुक्त सहित अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी, नागरिक मोर्चा के कार्यकर्ता
और शहर के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। 49 वार्ड में एक पार्षद वार्ड नंबर 20 के माननीय संजय केजरीवाल उपस्थित थे। अनेकों लोग आए और गए, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के दिन भी यहाँ के राजनेताओं का ध्यान खुदीराम बोस के स्मारक पर नहीं गया कि आज बलिदान दिवस है। कम से कम एक माला भी हम उनके सम्मान में अर्पित करें। आज नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस और शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मैंने एक हफ्ता पूर्व ही जिला पदाधिकारी चला जाए और प्रफुल्ल चाकी जो खुदीराम बोस के साथ आए थे बंगाल से, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए रेल मंत्रालय उस पर विशेष ध्यान दे। और मोकामा जहां उन्होंने अपने ही गोली से अपने को शहीद कर लिया था, मोकामा पर कहीं कोई प्रतीक चिन्ह उनका नहीं है। बरियारपुर पूर्वी पैक्स चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपने समर्थकों के साथ अंजना कोट स्थित अपने घर लौट रहे पैक्स अध्यक्ष मणिभूषण शर्मा के काफिले पर मंगलवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों का संबंध विरोधी खेमे से है। हमला मोतीपुर थाना क्षेत्र के बतना गांव के समीप हुआ। इस हमले में पैक्स अध्यक्ष के भाई शशि भूषण शर्मा, आनंद भूषण शर्मा, सुनील शर्मा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मणिभूषण शर्मा को टारगेट कर गोली चलाई गई, परंतु वे बाल बाल बच गए। 2 चक्र गोलियां चलने की बात सामने आ रही है। हालांकि थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। घटना की सूचना पर सैकड़ों के तादाद में मणिभूषण शर्मा के समर्थक घटना स्थल पर पहुंच गए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में लगी रही। सभी जख्मी लोगों को इलाज के लिए पीएचसी में भेजा गया। वहीं मणिभूषण शर्मा ने बताया कि चुनाव के मतगणना के बाद वे अपने समर्थकों के साथ घर लौट रहे थे। जैसे ही बतना गांव के समीप पहुंचे कि कुछ लोगों ने हथियार के बल पर गाड़ियों को रोकने का प्रयास करने लगे। जब गाड़ी नहीं रोका गया तो गाड़ियों पर हमला कर दिया। 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। गाड़ी में बैठे और बाइक से चल रहे लोगों की जमकर पिटाई कर दी। इस हमले के दौरान हमलावरों द्वारा 2 चक्र गोली चलाई गई। जख्मी लोगों के सिर, गर्दन में गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद पैक्स अध्यक्ष ने अपने समर्थकों को समझाकर शांत कराया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि हमला हुआ है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, वहीं गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। लिखित शिकायत के आलोक पर आगे की कार्रवाई होगी। हम लोग आ रहे थे रिजल्ट लेकर के ब्लॉक से, जो रास्ते में हम लोग चल रहे थे, इस बीच में एक अपराधी है संजय भगत, कुख्यात अपराधी है। कितने जिलों में उस पर मर्डर, हत्या, अपहरण का केस है। ज़बरदस्ती हम लोग 10 आदमी से घेर करके और मैंने पिस्टल और लाठी डंडा फरसा लेकर के खड़ा था रोड पर, और हम लोगों को मैंने गाड़ी पर अचानक हमला बोल दिया। गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, 2 गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, 1 आदमी को 4-5 आदमी को घायल कर दिया। और तब हम लोग अपना किसी तरह बहती उहती करके वहाँ से थाना को खबर किया। फिर पुलिस आई और हम लोग वहाँ से चले आए। फायरिंग भी किया गया है। दो गोली चलाया हम पर वार कर किया वो, तो हमको नहीं लगा कि मेरे भाई के एथी में ऐसे लग गया और आप बच गए। हम बच गए। जिले के मीनापुर प्रखंड के पानापुर में कुछ दिन पहले राजेश राम को पोल से बांधकर निर्मम हत्या कर दिया गया था। उस मामले में लिखित आवेदन पीड़ित परिवार ने पानापुर ओपी में दिया था, जिसके बाद भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। बुधवार को राजेश के परिवार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज राम और आजाद हिंद पार्टी के दर्जनों सदस्य पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिला। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक राजेश राम के परिवार वालों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम सभी इनके साथ हैं। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे घटना को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी को मोबाइल के द्वारा अवगत कराया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पानापुर गांव में है, मुजफ्फरपुर जिला है, जहां पर एक घटना हुआ है। राजेश राम का घटना कुछ दिन पहले लोगों ने निर्मम हत्या कर दिया। आज आज़ाद समाज पार्टी का मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार और हमारे
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी सह भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हमारी टीम यहाँ पहुँची है। हम परिवार से मिल रहे हैं और जिस प्रकार से आज हमने उस परिवार के माँ से मैंने मिला, उस राजेश राम के माँ से मिला और उसकी घटना के सारे बातों को मैंने सुना, बड़ा ही दर्द हुआ और ऐसा लग रहा है कि हम दलित को आखिर कैसे इस भारत देश में 74 साल 73 साल हो गया आज़ाद हुए इस भारत देश का, लेकिन कैसे हम कहें कि अभी हम आज़ाद हैं। हमें मार दिया जाता है और यदि हम एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और उनको हम पूछते हैं कि एसपी साहब हमारे राजेश भाई का निर्मम हत्या हो गया और अभी तक जो मुख्य आरोपी है ओम प्रकाश और सतीश राय 7 का हमने नाम दिया था, उसमें से 4 को आपने गिरफ्तार किया और 3 जो मुख्य आरोपी है उसको अभी तक आपने गिरफ्तार नहीं किया और ये बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक मत कीजिए। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी में एक बार फिर फर्जी नर्सिंग होम की भेंट चढ़ी एक महिला और उसका बच्चा। दरअसल मामला मुरौल प्रखंड के पिलखी चौक स्थित एक निजी हॉस्पिटल नर्सिंग होम का बताया जा रहा है, जहां एक महिला पिछले 2 महीने से डिलीवरी का इलाज उक्त नर्सिंग होम से करा रही थी, जिसके बाद बुधवार को इलाज के लिए उसको भर्ती किया गया, जहां उक्त नर्सिंग होम में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद आनन फानन में नर्सिंग होम कर्मी महिला को ऑटो में रख और मुजफ्फरपुर ले जाने की बात परिजन को कहने लगे। वहीं परिजन को जब पता चला कि महिला की मौत हो गई, उसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। के भी लाया, चढ़ा के ऊपर चढ़ाए भी, वो पानी टांगा है। उसके बाद उसका छनमनी आया, खूब छनमनी आया, बच्चा नहीं चल रहा था, उसका देर में बच्चा है, बड़ा पत्नी है। तो पहले से इलाज नहीं हो रहा है? सारा रिपोर्ट यहाँ है जी। क्या नाम हुआ आपके पति का? हमारा नाम हुआ राहुल कुराम और उसका नाम है मुमकिन देवी। और कहाँ हुआ? रतनमनिया, पीरापुर रतनमनिया हुआ। पियर थाना हो गया ना? पियर थाना हो गया जी। कितना दिन से इलाज यहाँ चल रहा है? यहाँ से 2 महीना से इलाज चल रहा है। इसके बाद वहाँ फोन किया तो बोला ले आओ, यहाँ लाए, पानी चढ़ाया, बेचैनी आया, ऑक्सीजन लगाया, ठीक है, ऑक्सीजन लगाया। अब वहाँ ऑक्सीजन में कुछ नहीं बता रहा। अब वहाँ से ऑक्सीजन छुड़ा दिया, करा टेम्पो में जबरदस्ती हमें करा, अब करो हम गाड़ी मंगा रहे हैं, अरे ले जाओ दूसरा जगह, यहाँ कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर आया तो इलाज के दौरान मौत हो गई है ना? रूम में, दूसरा रूम में रहा ना तो एगो अथी पानी टांग दिया, ये भी टांग नहीं जाना, एगो ए में अथी जो लगा देता नीडिल, वही में सुइया भोंक देता है, एगो वही में भोंक दिया है, वो में से जब से खड़बड़ाहट आ जाता है, आई घर में लिए आया है, ऑक्सीजन लगा दिया है, अब 5 मिनट में कहता है ले जा पहले से भी इनका इलाज यही चलता था? हाँ, यही चलता था। तो मौत कब हुई है? मौत कब हुई है? कितना देर पहले हुआ है? 10 बजे। क्या नाम है इनका? तो इलाज चलिए 3-4 महीना से इलाज चल है, यहाँ से तहीं यहाँ कल सब जन लेकर जाएला, तो वही घर में रह, वही हुआ से लेकर सुइया ढूक देलक, पानी चढ़ा देलक, तब कहलक जब पानी चढ़ा कर तब वहाँ से उठा कर फिर नहीं आलक, तो ऑक्सीजन लगा, तो ऑक्सीजन लगा कर कहिए जब ले जाइएगा, अब बलजोरी ऑक्सीजन सब घींच घाँच कर नोच कर अब बलजोरी गाड़ी पर चढ़ा देलक, लेकर चल गए। तो कहिया भर्ती करवाए थे इनको? कब भर्ती करवाया था? आई अब भिनसरे। तो पहले से भी यहीं से इलाज चलता था इनका? हाँ, पहले यहीं से इलाज चलाइया। बुधवार को जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार में कोरोना संक्रमण काल में किसी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे अधिक उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में जल जमाव सहित अन्य जो भी परेशानियां हैं उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वीआईपी या जदयू के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों को जीतकर एक बार फिर से सरकार भाजपा ही बनाएगी। ये आखिरी बरसात है जिसमें पानी, अगली बरसात में पानी को तरस जाएगा बेला, कहीं पर जल जमाव नहीं दिखेगा। अब अभी आप हमें कह रहे थे कि अभी जल जमाव तो बहुत जगह है, लेकिन हमने प्लान कर लिया। पिछली बार
बासी खबरें मैं नहीं देता हूँ, ताज़ा देता हूँ, क्योंकि आपको भी वहाँ पूछा जाएगा क्या ताज़ा लाए। तो ये तो पहले मैं कह चुका हूँ कि करीब 80 करोड़ से ऊपर खर्च करेंगे वहाँ। 2 श्रमिकों की डूब के मौत भी हो गई है उन्हीं नालों में। 2 श्रमिकों की डूब के मौत हो गई है उन्हीं नालों में। कहाँ? 2 मजदूर मर गए थे बेला में इंडस्ट्रियल एरिया। बहुत दुखद। आपको तो मिला होगा जी, देवांशु किशोर जी ने बताया था। बहुत दुखद। हम लोग बेला के अंदर पानी न लगे इसकी व्यवस्था हमें करना ही पड़ेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या 80 करोड़ का क्या कोई योजना है क्या? योजना बना रहे हैं, काफ़ी पैसे का है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए सारा एकदम सुंदर बनाएंगे बेला को। मिलना जुलना, पार्लियामेंट में सब एक साथ बैठा होता है, जहाज में कोई मिल गया तो क्या करे, कूद जाए। कई बार होता है मिलते हैं, इसे लोग ठगा महसूस करते हैं। नहीं, कोई ठगा नहीं हो। लोग तो भारतीय संस्कृति है, मंच पर आग उगलते हैं, संसद में आग उगलते हैं, पीछे मिलते हैं। कुशल क्षेम पूछना। भारतीय महाभारत काल में शाम के वक्त में एक दूसरे के घाव देखने जाते थे योद्धा, दुख जताने जाते थे योद्धा। वैसी लड़ाई तो महाभारत वाली हो भी नहीं रही। हम प्रतिद्वंदी हैं, हम दुश्मन थोड़ी हैं। मुकेश सहनी नाराज चल रहा है। चुनाव में लड़ने की घोषणा 54 सीटों पर कर दी है और भी तैयारी कर रहे हैं, अलग से लड़ेंगे। और यहाँ गठबंधन कहाँ, यहाँ अभी कहाँ चुनाव है? यूपी में नहीं, यूपी में तो कई दल लड़ रहे हैं। हमारा घटक है आपके। नहीं, यूपी में समझौता नहीं, वहाँ सब अपने अपने नहीं। वहाँ हमारा जो पिछला समझौता है उसमें और दल बढ़ेंगे, बढ़ेगा। मुकेश सहनी को कोई फैक्टर नहीं है, इससे नहीं होगा। मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं है यूपी चुनाव और उसका असर बिहार। ये तो आप राय रख रहे हैं। जेडीयू भी लड़ सकती है यूपी चुनाव। जेडीयू के ही राज्य में हमसे अलग लड़ती है। उसका कोई असर नहीं होगा। नहीं, जेडीयू अलग अलग लड़ती है हमसे। उसका कई चुनाव राज्य में, बिहार में जेडीयू से हमारा समझौता है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुमत से फिर से सरकार बनाएंगे। हम बिहार में 53 थे, 74 पहुंचे। बंगाल गए तो 3 जोड़ के 77 हो गए। यूपी आए, यूपी में भी पहले से सीटें बढ़ेंगी। बीजेपी को कोई घटा नहीं सकता। हम बढ़ती हुई पार्टी हैं, हमारा रुख कोई मोड़ नहीं सकता। हम आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। यूपी में कोरोना काल में जिस तरह योगी जी ने फ्रंट फुट पर जाकर नेतृत्व दिया, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। यूपी में भी हम सरकार बनाएंगे। बिहार में हमारी सरकार मजबूत है, 5 साल चलेगी। बिहार सरकार के लघु सिंचाई सह अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का दरभंगा जाने के क्रम में भगवानपुर चौक पर छात्र हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सैकड़ों छात्रों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं छात्र हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सह विश्वविद्यालय अध्यक्ष संकेत मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में किया जाएगा तथा उसमें मंत्री उपस्थित होंगे। संवाद कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में लापरवाह अधिकारियों की भी बात की जाएगी। वैसे लोग जो छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों के लिए यह संवाद कार्यक्रम एक चेतावनी होगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के और बिहार सरकार के लघु सिंचाई व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हमारे बड़े भाई समान डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आगमन हुआ था, जो कि दरभंगा दौरे पर अपने कार्यक्रम में जा रहे थे। तो छात्र हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की इकाई भगवानपुर गोलम्बर पर सैकड़ों छात्रों ने उनका फूल माला से भव्य स्वागत किया और माननीय मंत्री जी ने स्वागत का अभिवादन करते हुए उन्होंने छात्रों से अपील की कि
अपने अपने भविष्य के क्षेत्र में अपना अपना पढ़ाई लिखाई करें और जल्द ही हम बिहार विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और छात्रों के बीच संवाद स्थापित करेंगे। छात्रों की जो समस्या है उसके लिए निदान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साहिबगंज प्रखंड शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों को मेधा सूची सार्वजनिक प्रकाशित किए जाने एवं काउंसलिंग न्यायिक मजिस्ट्रेट के देखरेख में किए जाने को लेकर बुधवार को जिला राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा गया। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष कुमार बसंत ने बताया कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं उनके बिचौलियों के सक्रियता से निष्पक्ष काउंसलिंग की प्रक्रिया होना संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री से न्यायिक मजिस्ट्रेट के देखरेख में काउंसलिंग कराने का आग्रह किया है। 9 तारीख को मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में कराया गया। उसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की मिलीभगत से बिचौलिए हावी है, जो उनके प्रभाव में हैं, उन्हीं लोगों का काउंसलिंग कराया जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आरक्षित वर्ग के 80% अभ्यर्थी बगैर काउंसलिंग के वापस चले गए। पुनः 10 तारीख को भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। इसको लेकर के जो काउंसलिंग कराने गए थे जो अभ्यर्थी, उन्होंने हंगामा किया कि काउंसलिंग में पारदर्शिता बरती जाए। उसके बाद वहाँ जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जो बिचौलिए लगे हैं, वे तमाम लोग हल्ला हंगामा पैदा किए, जिस वजह से वहाँ काउंसलिंग रद्द करना पड़ा। इसी बनिस्बत हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नाम से श्रीमान जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को एक आवेदन दिया है कि मेधा सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाए, साथ साथ काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में कराई जाए, तभी शिक्षक नियोजन की पारदर्शिता बनी रहेगी। इसी बनिस्बत हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर के मांग किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर परिषद में 2 फीट पानी लग गया, जिसके कारण यहां की स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित है। जल जमाव के कारण न तो मरीज अंदर जा पा रहे हैं और न तो स्वास्थ्य कर्मी ही अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। इस अस्पताल में वैसे तो कल भी पानी लगा हुआ था, पर आज पानी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ जाने से स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसे में कांटी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा फिलहाल बंद होने के कगार पर है। यहाँ पर तैनात डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि पानी के जलस्तर के काफी बढ़ जाने के कारण फिलहाल अस्पताल में मरीजों को देखना काफी कठिन होते जा रहा है। वहीं हम लोग बड़ी मुश्किल से अस्पताल में जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 दीवारी तो बना दिया गया, पर जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यह हालात पैदा हुआ है। आपको बताते चले कि इस अस्पताल में रोजाना 300 से 400 मरीज इलाज के लिए आते हैं, पर जल जमाव के कारण उनके लिए स्थिति अब विकट समस्या बन चुकी है। अस्पताल के गंभीर समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से शीघ्र कार्रवाई कर इस समस्या से निपटने की मांग कर रहे हैं। है तो सब देख रहे हैं कि हमेशा देखते हैं हॉस्पिटल भर्ती रहता है, ऐसा कोई नहीं होता, न कोई अफसर कुछ नहीं सुन रहा है। सब दिन के सब दिन यहाँ में देखते हैं हॉस्पिटल एकदम हमेशा बढ़ले रहता है। क्या घंटा का पानी से आज लग गया? 1 घंटा का पानी है, 2 घंटा का पानी है, साला ये सब फट जाता है जब में सब। कितना दिक्कत हो रहा है जाने आने में, देखिए ना कैसे घंगरी उठाए हुए हैं गाड़ी साहब। दिक्कत काफ़ी होता है, बहुत दिक्कत हो रहा है कि कोई बनाने वाला नहीं, न कोई सुनने वाला, न कोई कहने वाला आ रहा है। समझ कि नहीं, हमेशा के लिए यही दशा है। गड्ढा में गाड़ी गिरता है, पेशेंट को परेशानी होता है आने जाने में। दिन भर में कितना बार आप लोग एम्बुलेंस लेकर जाते हो? 7वें 8वें निकलता है, घुसता है। दिक्कत काफ़ी होता है। पानी भरने पर गड्ढा में गाड़ी गिरता है, पता नहीं चलता है गड्ढा कहाँ पर है। पूरा रिक्सी काम रहता है आप लोग, कहाँ गाड़ी पलटी खाएगा, कहाँ क्या होगा कौन जानता है। मतलब हर साल की यही स्थिति रहता है क्या? नहीं, इस साल ज़्यादा है। इस साल ज़्यादा हो गया है, मतलब काफ़ी लगातार हो रहा है ना। नाला पानी नहीं खींच पाता है। अच्छा, अब नाला पानी खींचेगा तभी ना कोई बात होगा। रात के इमरजेंसी होगा तो कैसे आप लोग जाइएगा? हेल के। गाड़ी कैसे लेके? गाड़ी हेल के निकलता है। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा की ओर से बुधवार को अमर सिनेमा रोड स्थित एक निजी आवास पर सैनिटरी बैंक की स्थापना कर 150 महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक शाखा के तमाम सदस्य मौजूद रहे। शाखा की संयोजिका पूजा केजरीवाल ने बताया कि सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करने के कारण महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है,
जिसे लेकर मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा ने सैनिटरी नैपकिन बैंक बनाकर गरीब महिलाओं के लिए हर महीने नैपकिन वितरित करने का प्रण लिया है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। पहले दिन 150 महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया गया है और यह वितरण आगे भी जारी रहेगा। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट प्रियंका तुलसियान, सेक्रेटरी संगीता गोयनका जी और मैं संयोजिका पूजा केजरीवाल और हमारी समस्त संस्कृति मेंबर सब मिलकर हम लोगों ने ये 150 सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें हमारी अशिक्षित महिलाओं को बताया गया कि ये आप लोग कपड़ा यूज मत करिए, इसकी जगह आप लोग ये सैनिटरी पैड यूज़ करिए, जिससे उन लोगों को ये अच्छे इन्फेक्शन भी ना हो और अच्छा उन लोगों को लगे, इसीलिए हम लोगों ने ये सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया। जल जमाव से परेशान नगर निगम क्षेत्र वार्ड 45 और 46 के बीचों बीच बसा मालीघाट चूना भट्टी मोहल्ला सीमा विवाद के कारण जल निकासी नहीं होने से जल जमाव की पीड़ा 1 महीने से झेल रहा है। बुधवार को मोहल्ले वासियों का आक्रोश फूट पड़ा। मोहल्ले के लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर घंटों नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि वार्ड 45 के पार्षद कहते हैं कि वह मोहल्ला 46 में है और 46 के पार्षद कहते हैं कि 45 में है, जिसके कारण मोहल्ले का विकास इतने वर्षों के बाद भी नहीं हो पाया है। इस मोहल्ले को बीच से एक सड़क विभाजित करती है, जो वार्ड 45 और 46 की सीमा रेखा है। इन दोनों वार्डों के पार्षदों की लापरवाही के कारण मोहल्ले के लोग विगत 1 माह से जल जमाव की पीड़ा झेल रहे हैं। मोहल्ले में लगा जल जमाव का पानी काला पड़ चुका है और मोहल्ले के लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसको लेकर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हंगामा प्रदर्शन कर रहा है। इस मोहल्ला में पानी का जमाव हो गया है, नाली भी बंद है, बहुत सारा गंदगी फैला हुआ है, लोगों का आना जाना दुर्लभ है। हाँ, डॉक्टर के जाने में भी परेशानी होती है, बच्चे को पढ़ने में परेशानी हो रही है, बीमारी से ग्रस्त हैं लोग। कोरोना में कौन कौन मोहल्ला ये चूना भट्टी मालीघाट रोड की है। कितना वार्ड पड़ता है यहाँ पे? ये 45-46 दोनों का मिश्रण है। शिवा मोतो जी हैं और नंदू बाबू। क्या जाते हैं पार्षद की वजह से, क्या बोलते हैं? पार्षद कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बार बार जाने के बाद भी कोई अथी वाला भेज देता है, उपाय नहीं कर रहे हैं। नाली से ऊपर से साफ करवा देता, बस हो गया। पानी बहुत लगा हुआ है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, कोई हम लोगों को हेल्प नहीं मिल रहा है। जितना भी गाड़ी घोड़ा है, बच्चे हैं, सारे आदमी बड़े बुजुर्ग सब गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर, गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है। पानी जल से हम लोग एकदम परेशान हैं। कौन मोहल्ला होगा? 40-45 46-45 मोहल्ला का नाम वार्ड नंबर 45 चूना भट्टी, वार्ड नंबर 45 रोड। परिचय बताइए। ये रोड नाला जो है 15 साल से टूटा हुआ है, नहीं कोई विधायक को दिखाई पड़ रहा है और नहीं कोई वार्ड पार्षद को दिखाई पड़ रहा है। 45 और 46 दोनों वार्ड पार्षद जो है आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं और कान में जो है रुई रख के सोए हुए हैं। किसी को दिखाई नहीं पड़ता है कि हाँ इतना लोग गिर जाता। देखिए चाची को बनाएंगे, 46 का रहा है, 45 बनाएंगे, इसमें पब्लिक पिसा रहा है, क्या होगा बताइए? सारा आदमी गिर रहा है इसमें। कितने दिन से परेशानी? अरे बारिश हो तब पर भी पानी है, नहीं बारिश हो फिर भी पानी इसमें लगा हुआ है। बोलिए क्या करना चाहिए? नगर निगम के पास जा रहे हैं, वो भी रोड बना हुआ है, नाला बना हुआ है रोड। आपका नाम क्या है? चाची को देखिए पानी में गिर गए, तो हाथ टूट गया है। हाथ टूट गया, काफी परेशानी हो रही है। परेशानी तो है। बुधवार को बैरिया चौक स्थित महेश भगत बनवारी लाल इंटरमीडिएट महाविद्यालय के जयंती सह नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रबंध समिति की अध्यक्ष राम बिचारी देवी के द्वारा किया गया। इस दौरान संस्थापक सचिव कृष्ण मोहन प्रसाद, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर बनवारी प्रसाद शाह, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार, महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि उनके दादा और परदादा के नाम पर यह कॉलेज है, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि समाज में फैले अशिक्षा को दूर करने के लिए महेश भगत बनवारी लाल इंटर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह महाविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता है। नवनिर्मित भवन बन जाने से अब छात्र छात्राओं को जो दिक्कत हो रही थी, वह दिक्कत भी अब दूर हो गई है। हमारे पूर्वजों द्वारा भूमि दान दी गई थी। शिक्षा के प्रति जो
लगाव था हमारे पूर्वजों का, उसी के मद्देनज़र इन्होंने भूमि दान किया था। उसी में भवन निर्माण हुआ है जो और भी शिक्षा में बढ़ावा हो। हमारी महाराज कॉलेज के अध्यक्ष है, पिताजी पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, सब लोग के उपस्थिति में आज हम लोगों ने भवन का उद्घाटन किया है और ये बढ़िया कार्यक्रम है। और चाहूँगा शिक्षा के प्रति जो भी हम लोग जो करना होगा हम लोग करेंगे। शिक्षा के प्रति जो भी भरसक काम होगा हम लोग करने। महेश भगत बनवारी लाल महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय बनवारी लाल भगत की जयंती के अवसर पर यह उनका जयंती समारोह आयोजित किया गया है। उनके संबंध में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि बनवारी लाल भगत यद्यपि नेत्रहीन थे, नेत्रहीन होते हुए भी उनके मन में ऐसी जज्बा थी, उनको अंतर्दृष्टि ऐसा था कि शिक्षा के प्रति उनको बहुत श्रद्धा था, प्रेम था और समाज में जो अशिक्षा व्याप्त है उस अशिक्षा को दूर करने के लिए इन्होंने अपने भूखंड का एक भाग दान करके और महाविद्यालय में शिक्षण कार्यों के लिए यह समाज को इन्होंने दान दिया। आज यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर विकास कर रहा है और इसका जो परीक्षा फल है काफ़ी अच्छा होता है और उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। इनके पुण्य प्रताप से ही इनके परिजनों को भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। आज के दिन में इनके ही परिवार से मेयर हुए हैं और मैं उनके प्रति आज इतने महान व्यक्तियों के प्रति मैं आज सत नमन करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि इस महाविद्यालय का विकास और तीव्र गति से होगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।